वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। लूसेंट की हमारी क्लासेस चल रही है। इसमें हिस्ट्री की तीसरे नंबर की क्लास है। पिछली दो कक्षाएं हो गई है, यूट्यूब पर सबके लिए अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। और इसी तरह हमारी कंप्लीट लूसेंट हो गई है विज्ञान एप्लीकेशन पर। विज्ञान एकेडमी नाम से आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर लूसेंट और एमपीजीके की क्लासेस है, आप वहाँ से एक्सेस ले सकते हैं। केवल हिस्ट्री बचा हुआ था हमारा, बाकी सारी जो लूसेंट है कंप्लीट हो गई है। रिवीजन के तारतम्य में यहाँ से फिर से हम रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। जो मेन की टर्म है जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, उसको क्विक रिवीजन करते हुए फिर नेक्स्ट टॉपिक पर स्विच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको महाकाव्य और पुराण याद रखना है, जिसमें भारतवर्ष का उल्लेख है। अर्थ पूछ ले तो भरतों का देश। उसके बाद में भरत, भरत क्या है? एक कबीला है। कहाँ रहता था? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह था। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद में जम्बूद्वीप किसे कहा गया? भारत को। क्यों? जामुन वृक्ष की अधिकता के कारण। जो ईरानी लोग थे, इन्होंने भारत को क्या कहा? हिंदू कहा। किस नदी के नाम पर? सिंधु नदी के नाम पर। उसके बाद में जो यूनानी है, यूनानी ने भारत को क्या कहा? इंदे कहा। और जो अरब थे, अरब ने क्या कहा? हिंद कहा। उसके बाद में हम अंग्रेज देखेंगे तो अंग्रेज ने इंडिया कहा है। इसके आगे देखिए, मैंने बताया था विंध्य की पर्वत श्रृंखला याद रखना। पर्वत पूछ ले तो विंध्य पर्वत ये उत्तर और दक्षिण भारत को दो भागों में डिवाइड करता है। आगे देखेंगे कौन कौन सी नस्ल के लोग हैं। प्रोटेस्टलाइट, पैलियो मेडिटेरियन, कॉकेशाइड, नेग्रोइड और मंगोलाइट। ये क्लासेस दो लेक्चर हमारे हो गए, ये क्विक रिवीजन है। लास्ट क्लास में भी मैंने रिवीजन कराया था और अभी भी फिर से शुरू से रिवीजन करा रही हूँ, क्योंकि सारे बच्चों की शिकायत है कि हिस्ट्री में उनके क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं और लूसेंट से जो क्वेश्चन आते वो भी सही नहीं कर पाते। इसीलिए इसको बहुत फास्ट तरीके से हम रिवीजन करेंगे, ताकि रोज रोज आपके दिमाग में वो चीज़ें छपती जाए। आगे आपको ये याद रखना है, क्रिस्टोफ सेलियरस ये कौन थे? वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? जर्मन के। इन्होंने इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में। तो क्रिस्टोफ सेलियरस जर्मन के इतिहासकार, सॉरी वैज्ञानिक कह रही हूँ, इतिहासकार, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में इतिहास जानने के स्रोत में आपको याद रखना है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। संकलन किसने किया? महर्षि कृष्णायन द्विपायन वेद व्यास। क्या उपदेश देता है? वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को कैसी मानती? नित्य और अपौरुषेय मानती। वेद कितने हैं? चार। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता। उसके बाद में ऋग्वेद के बारे में हम देखेंगे, तो जो ऋचा है उसके क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। मंडल की बात करें तो 10 मंडल, 10,228 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं है। जो भी वेद जो भी है वो ऋग्वेद को यदि पाठ करेगा तो उसे क्या कहेंगे? उस ऋषि को होत्र कहेंगे। इससे क्या मिलता है हमको? क्या जानकारी मिलती है? आर्य के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में, और जो ईश्वर है उनकी महिमा के बारे में। जो तीसरा मंडल है उसमें किसने रचना की है? विश्वामित्र जी ने रचना की है। किसकी? गायत्री मंत्र की। किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। नौवें मंडल में किसका वर्णन है? देवता सोम का वर्णन है। आठवें मंडल की जो हस्तलिखित रचना है उनको क्या कहा गया? खिल कहा गया। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। नदी स्तुति का अर्थ क्या है? नदियों की प्रशंसा। पुरुष सूक्त मतलब वैदिक समाज शास्त्र। और नासदीय सूक्त मैंने बताया था, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित अनुमान है नासदीय सूक्त में। सूर्य सूक्त की बात करेंगे तो विवाह श्लोक है। उसके बाद चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना कहाँ है? 10वें मंडल में, जो सबसे बड़ा मंडल है। उसके अनुसार जो चार वर्ण किससे उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, उनके क्रमशः मुख, भुजा, जंघा और चरणों से। आगे देखेंगे अधन्य, इसका वर्णन कहाँ है? ऋग्वेद में है। इसका अर्थ क्या है? जिसका वध नहीं किया जा सकता। इसका संबंध किससे? गाय से है। ब्रह्म का उल्लेख है क्या ऋग्वेद में? बिल्कुल है, क्योंकि 10वें मंडल में ही ब्रह्मा भी दिया हुआ है कि ब्रह्मा जी के मुख से, भुजा से, जंघा से और चरणों से चार वर्णों की उत्पत्ति हुई है, लेकिन आत्मा का कोई उल्लेख नहीं है। ईसा पूर्वी और ईसवी मैंने बता दिया था। बीसी जो जीसस क्रिस्ट है उनके जन्म के पहले के समय को बिफोर बीसी कहते हैं, और बिफोर द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट इस तरीके से, और बाद के एनो डोमिनी मतलब ईस्विया एडी कहते हैं। वामनावतार के तीनों पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन सा है? ऋग्वेद। वामन अवतार क्या है? जो भगवान हरि है,
उनका पहला ऐसा अवतार था जो मानव रूप में था। कैसा जन्म लिया था इन्होंने? बौने ब्राह्मण के रूप में। पिता का नाम क्या था? कश्यप ऋषि, और माता का नाम अदिति। भागवत पुराण के अनुसार क्या बोला है कि वामन अवतार क्यों हुआ था? जो इंद्र देवता है उनको स्वर्ग लोक पर पुनः अधिकार दिलाना था, और ये दायित्व किसका था? भगवान विष्णु का। वामन भगवान को दक्षिण में किस नाम से जानते हैं? उपेंद्र। यहाँ आपको राजेंद्र, मृगेंद्र इस तरीके से चार ऑप्शन देकर कंफ्यूज कर सकते हैं। उपेंद्र आपको याद रखना है, दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से पूजा जाता है वामन अवतार वाले स्वरूप को। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचा है? 250, और अग्नि के लिए 200 ऋचा है। ऋग्वेद जो वैदिक साहित्य की बात करें तो ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का। यजुर्वेद की बात करें तो जो इसे पढ़ेगा उसे अर्थर्यु कहेंगे। इसमें क्या है? जो बलि आपको देना है या फिर आपको मंत्र पढ़ना है तो उसके समय जो भी डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है उसका वर्णन है। ये जो यजुर्वेद है गद्य में भी और पद्य में भी है, दोनों में है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन है और यज्ञ के नियम और विधि विधान का संकलन है। उसके बाद साम, इसका शाब्दिक अर्थ रहेगा गान। तो वेदों में क्या होता है? यज्ञों के समय जो भी गाए जाने वाले मंत्र है उसका संकलन सामवेद में। जो इसको पढ़ेगा उसको क्या कहेंगे? उदात्त। इसका संकलन किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर। कितने सूक्त है? 1810 सूक्त है, जो कहाँ से लिए गए? ऋग्वेद पर। भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, जबकि ऋग्वेद में हमने देखा था जो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, समाज, उसके बारे में वर्णन मिल रहा था। अथर्ववेद की यदि बात करें, किसने लिखा है? अथर्वा ऋषि ने। कितने वेद है? इस वेद में 731 मंत्र है और 6000 पद्य है। ये कुछ मंत्र जो है ऋग्वेदिक मंत्रों से भी पुराने हैं। औषधों का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलेगा? अथर्ववेद में। मनुष्य के जो विचार है और अंधविश्वास उसका वर्णन कहाँ मिलेगा? अथर्ववेद में। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है। कैसे याद करोगे? मानव कहाँ रहता है? पृथ्वी पर। ठीक है, तो पृथ्वी सूक्त किसका प्रतिनिधि सूक्त हो जाएगा? अथर्ववेद का, क्योंकि इसी वेद में क्या किया है? जो विचार है और अंधविश्वास, मनुष्य के विचार अंधविश्वास का वर्णन है। अब मानव जीवन के सभी पक्ष जैसे गृह निर्माण, कृषि उन्नति, व्यापारिक मार्गों की खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह और प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति, औषधि, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया और कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। आपको बोल देंगे परीक्षित को कुरुओं का राजा किस वेद में कहा गया? तो अथर्ववेद में। यहाँ एक पॉइंट है सभा समिति वाला, प्रश्न पूछा गया है। सभा और समिति, प्रजापति के दो पुत्र हैं, किस वेद में कहा? अथर्ववेद में। वेदों की कई शाखा है। अब देखिए जो शाकल शाखा किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। और एकमात्र ऐसी शाखा है जो जीवित शाखा है। उसके बाद यजुर्वेद की दो शाखा है, एक शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। आगे देखेंगे माध्यन्दिन और कानवे, शुक्ल यजुर्वेद और वाजंसय संहिता इसकी शाखा है। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं कौन सी? काठक, कनिष्ठल और मैत्रायणी, तैत्तिरीय। कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय और तलवकारी ये सामवेद की है। कैसे याद रखोगे? साम मतलब संगीत, तो राजा महाराजा कहते हैं तलब करो, है ना, उसको तलब करो या गाना गाने के लिए तलब करो। राणायनी मतलब ऐसा गाना गाओ आप कि पूरा माहौल रमणीय हो जाए। जैमिनी मतलब जाम आ जाए। कौथुम, ठीक है, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, तो सामवेद से रिलेट कर लेना। अथर्ववेद की शाखाएं कौन सी? शौनक और पेपलाद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का अथर्ववेद। और ऐसे देखा जाए तो ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद की बात करेंगे तो संहिता के बाद ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद इनका स्थान है। यहाँ वेद और ब्राह्मण ग्रंथ ही याद रखना। जैसे मैंने बताया था सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ ही गान होता है। कोई अकेले बैठ के गाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, 5 लोग उसको चाहिए, पूरी मंडली। तो पंचविश हो गया। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद था, तो भैया तुमने सबसे बाद का वेद पढ़ लिया। अब गो हो जाओ मतलब जाओ, पथ मतलब अपने रास्ते पर अब निकल लो चुपचाप। ऋग्वेद की ऐतरेय कौशिकी की जो पहला वेद है उसको पढ़ते आ गया, बहुत इतराएगा। और यजुर्वेद, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे। मैंने बताया था यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो गद्य में है। जो ब्राह्मण ग्रंथ से हमें जो परीक्षित है उनके बाद की और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का पता चल जाएगा। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए। ऐत्रेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का। उसमें क्या है? राज्याभिषेक करने के जो नियम है, किसी भी राजकुमार का जब राज्याभिषेक होता है
तो उसके जो भी नियम है और कुछ राजा जिनका राज्याभिषेक किया होगा उन राजाओं का उसमें वर्णन है ऐतरेय ब्राह्मण में, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है, आपको याद रखना है। शतपथ ये किसका है? यजुर्वेद का। इसमें गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदे इनका उल्लेख है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का। अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक ये अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की बात करें तो संख्या 108 है। 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा है। ये यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्म में इनकी व्याख्या है। देखो, स्त्री की सबसे गिरी हुई संहिता मैत्रेयी संहिता में याद रखना है, जिसमें पुरुष का तीसरा दोष बताया। पहले दो कौन से? जुआ, शराब, और तीसरा दोष स्त्री को बताया। फिर पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया स्त्री को, किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। जापालोपनिषद में क्या वर्णन है? 4 आश्रम का उल्लेख है। स्मृति ग्रंथि में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक कौन सा है? मनुस्मृति। किस काल का है? शुंग काल का है, मानक ग्रंथ है। और नारद स्मृति किस युग से संबंधित है? गुप्त युग से संबंधित है। वेदांग और सूत्र की बात करें तो वेदांग की संख्या 6 याद रखना। जो वेद है उसको भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई, जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शिक्षा मतलब शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प में कर्मकांडीय विधि, और निरुक्त में शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया है। सबसे प्राचीन गौतम धर्म सूत्र है, ये भी आपको याद रखना है। और जो प्रमुख सूत्रकार है, गौतम बुद्धान, आपस्तंभ, वशिष्ठ, ये सब कुछ प्रमुख है जो सूत्रकार है। पुराणों की बात करेंगे तो 18 इनकी संख्या है। 5 ऐसे पुराण है, 5 पुराण है जिसमें राजाओं की वंशावली पाई गई। विष्णु पुराण, मौर्य वंश, मत्स्य, आंध्र सातवाहन, वायु पुराण, गुप्त। इसकी ट्रिक मैंने लास्ट क्लास में बताई है बहुत अच्छे से, यहीं पे याद हो गया तो उसको आप देख लेना। उसके अलावा ब्राह्मण और भागवत याद रखना है, जिसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। जो भारत की ऐतिहासिक घटना उसका क्रमबद्ध विवरण पुराणों में हमको मिलेगा। किसने लिखी थी? लोमहर्ष जी ने, और उनके पुत्र उग्र शवा ने पुराण लिखे। पुराणों में मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन और प्रामाणिक, जैसे वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, वैसे ही पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। धर्म सूत्र में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। ये सारे जो भी पहले हो आपको याद रखना है। अधिकतर पुराण कैसे थे? संस्कृत श्लोक में थे। स्त्री और शूद्र इन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन पुराण सुन सकते थे। और जो पुजारी मंदिरों में इसका पाठ करते थे। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का महत्व है। इसमें राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण ये भी दिया है। उपनिषदों की रचना किससे हुई है? पुराणों से पहले उपनिषदों की रचना हुई है। 18 पुराण है, 108 उपनिषद है। आज की क्लास अभी आगे से शुरू होगी, इसको रिवीजन कर लीजिए। जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित दो ग्रंथ मैंने बताए थे, एक तो जातक और कथा वस्तु। जातक में बुद्ध के जन्म के पूर्व की कहानी, और कथा वस्तु किसने लिखा है? हीनयान ने। जो बुद्ध है उनका जीवन चरित्र कथानकों के साथ इन्होंने दर्शाया। जैन धर्म में ऐसे ही कल्प सूत्र आएगा और भगवती सूत्र। कल्प सूत्र में ये आरंभिक ग्रंथ है जैन धर्म का, और जैन साहित्य को ऐसे आगम कहा गया। भगवती सूत्र में उनके जीवन कृत्यों का उन समकालिकों के साथ संबंध वर्णित है। अर्थशास्त्र किसने लिखी? चाणक्य, कौटिल्य, या विष्णुगुप्त ने। कितने अधिकरण है? 15 अधिकरण। प्रकरण 180 प्रकरण। किसकी जानकारी मिलती? मौर्यकालीन जो भी इतिहास है उसकी जानकारी मिलती। इसका अनुवादक कौन है? श्याम शास्त्री है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किसने किया? कल्हण ने। कल्हण की रचना मैंने बताई थी राजतरंगिणी, जो संस्कृत भाषा में राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदी। ठीक। इसमें कितने सर्ग है? 8 सर्ग है, जिसमें जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी है। और प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के जो कश्मीर के शासक उनका वर्णन मिलेगा। अरबों की सिंध विजय का वर्णन चचनामा, लेखक अली अहमद। अष्टाध्यायी की बात करें तो मैंने पाणिनि बोला था कि 8 गिलास पानी आपको पीना चाहिए, यहाँ से ट्रिक बताई थी। संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है, जबकि संस्कृत में एक ऐसी पुस्तक है जिसमें इतिहास का क्रमबद्ध विवरण मिलता है, वो राजतरंगिणी कल्हण की, जिसमें कश्मीर शासक का वर्णन है। आरंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक का उसमें इतिहास देखने को मिलता है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की क्या है? गार्गी संहिता। कैसा ग्रंथ है? ज्योतिष। फिर भी भारत पर जो यवन आक्रमण है उसका उल्लेख है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के कौन थे? पुरोहित थे, और इन्होंने महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। आज का हमारा टॉपिक विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी यहाँ से स्टार्ट होगा। चूंकि हिस्ट्री को लेकर आप लोगों की शिकायतें थी, इसीलिए मैंने रिवीजन करवा दिया है।
रोज इसी तरह से क्विक रिवीजन चलेगा तो पूरी हिस्ट्री आपकी उंगली ऊपर हो जाएगी, वहां से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, आज की क्लास हम देखते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। यूनानी रोमन लेखक के बारे में बात करें तो टेसियस। टेसियस ईरान का राजवेद्य था और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। इसको बहुत आसानी से आप याद करोगे। टेसियस मतलब टेसना, याद रख लो। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं भाई वो तो बहुत टेस्टा है मुझे। तो देखो, वो टेस्टा है मतलब बातें कैसी करेगा, ऐसी आश्चर्यजनक जिस पर भरोसा न कर सके। तो आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण विश्वास नहीं होता है। और ये क्या था, राजवैद्य था। कहाँ का, ईरान का। ईरान से इतराता, याद रख लो, आपका दोस्त है बहुत इतराता है। और ऐसी लंबी लंबी फाकेगा कि बिल्कुल आपको भरोसा नहीं होगा। तो वहां से टेसियस से आप कभी नहीं भूलोगे, चाहे कैसा भी नाम बना के दे दे ऑप्शन में। टेसियस आपको याद रहेगा, ईरान का राजवैद्य था। उसके संबंध में जो भी विवरण है, इसने भारत के संबंध में जो भी जानकारी दी, आश्चर्यजनक कहानियां है, इसके कारण विश्वास नहीं होता है। हेरोडोटस की बात करें तो इतिहास का पिता महत्वपूर्ण है। हेरोडोटस से मिली जुला शब्द है हिस्टोरिका, तो इनकी पुस्तक है जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध है उसका वर्णन है। परंतु इनका विवरण भी अनुश्रुति और अफवाहों पर आधारित है। टेसियस को तो सिरे से नकार दिया, ईरान के राजवैद्य थे। ऐसी ऐसी कहानियां बताई कि जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। फिर हेरोडोटस की बात करें, ठीक है, इतिहास का पिता इनको बोल दिया, रचना भी याद कर ली, हिस्टोरी का। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के भारत फारस का संबंध आपने बताया, लेकिन ये भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर महोदय की बात करते तो उनके साथ कौन आया था, निर्याकस, आने सिक्रटस और अरिस्टोबुलस आया था। इसके विवरण कैसे, बहुत प्रामाणिक और विश्वसनीय। यहाँ से प्रश्न आपसे बन सकता है कि निम्न में से कौन सा लेखक है जो सिकंदर के साथ नहीं आया था। तो आप कौन कौन आया था, निर्याकस आया था, आने सिक्रेटस। देखो, निर्याकस से निर्यात याद रखना, सिकंदर ने वहां से निर्यात कराया, चल भाई तू साथ चल। आने सिक्रेटस मतलब आने को बोला, साथ में आ जा भाई तू, तो आने सिक्रेटस। क्योंकि सारे जो लिखनी है वो सीक्रेट रखना है, तो आने सिक्रेटस तू आ जा। निर्यात कर लिया वहां से तो निर्याकस हो गया। और अरिस्टोबुलस, ओरिस्टो मतलब अरस्तु जैसे बलवान, बुद्धिवान होना चाहिए। तो सिकंदर ने निर्याकस, आने सिक्रेटस और एरिस्टोबुलस को अपने साथ लाया और इनके जो विवरण है प्रामाणिक, विश्वसनीय। मेगास्थनीज की बात करें तो किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में था। इनकी किताब है इंडिका, मौर्य युगीन समाज संस्कृति के बारे में विवरण है, बहुत ही फेमस किताब है, सब जानते हैं। डाइमेकस की बात करें तो जो सीरियस नरेन है, आंतियोकस इनका राजदूत था। बिंदुसार के दरबार में आया था और विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनीसियस, मिश्र नरेश, टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत अशोक के राजदरबार में। अब ये कौन किसके राजदरबार में आया था, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। कहाँ का शासक था, किसने भेजा था। मेगास्थनीज के बारे में आप इंडिका याद रखना, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी और चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। राजदूत किसका था, सेल्यूकस निकेटर का। जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था तो मौर्ययुगीन समाज संस्कृति के बारे में जानकारी देगा। डाइमेकस की बात करें तो ये भी मौर्य युग से संबंधित था और बिंदुसार के राजदरबार में आया था। उसके बाद देखो, डायोनीसियस या अशोक के राजदरबार में। जिस तरह यहाँ पे पिता पुत्र का क्रम चल रहा है, ऐसे ही राजदूतों का क्रम लगाना है आपको। टॉलमी की बात करें तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। हेरोडोटस हिस्टोरी का इतिहास के पिता कहते हैं, उनका भी जो विवरण था प्रामाणिक नहीं था। प्लिनी की बात करें तो नेचुरल हिस्ट्री, ठीक, भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों के बारे में विवरण 1ली शताब्दी में। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जो पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी है नहीं। लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पे आया था, तो उस समय के भारत के जो बंदरगाह और व्यापारिक वस्तु उनके बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। चीनी लेखकों की बात करें तो 4 आपको याद रखना। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, निम्न में से कौन सा लेखक चीन से संबंध नहीं रखता है। तो एक फाइयान है, सयुगन है, हैंसोंग है और एक इत्सिंग है। अभी देखते हैं उसके बारे में। तो इसमें जो फाइयान है ये 14 वर्षों तक भारत रहा था। जो गुप्त नरेश है, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके दरबार में आया था और इसके विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन है। मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया और 14 वर्षों तक अपने भारत में रहा है। संयुगन कब आया था, 518 ईस्वी में आया था और अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां
इसने एकत्रित की थी। हेनसांग ह से हर्षवर्धन के काल में 629 ईस्वी में आया था, चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था और 1 वर्ष की यात्रा के बाद भारतीय राज्य जो कपिशा है वहां पहुंचा था। 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौटा था। बिहार में जो नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय उसमें अध्ययन करने और भारत से बौद्धिक ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका वर्णन सीयू के नाम से फेमस है। 138 देशों का इसमें वर्णन मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा कौन था? शूद्र था। और हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया है। बुद्ध के साथ शिव और सूर्य दोनों याद रखना है। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र। ये विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। इत्सिंग की बात करते तो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक की बात करेंगे। अरबी लेखक में अलबरूनी और इब्न बतूता दो फेमस है। देखो, दो ही लेखक है तो पूछा जा सकता है कि कौन सा अरबी लेखक जिसने भारत के संबंध में विवरण दिया है या नहीं दिया है, कौन सा अरबी लेखक है या नहीं है, चीन का है या फिर यूनान का है, अरब का है, फारस का है। तो अरबी लेखक अलबरूनी और इब्न बतूता। जो इब्न बतूता है इसने यात्रा वृत्तांत लिखा है, वहां से निकला यहाँ तक आया, बीच में जो भी घटनाएं हुई उसको यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यात्रा के दौरान जो भी आप वर्णन करते हो, तो उसका नाम है रहला। जो 14वीं शताब्दी उसमें भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर और रोचक जानकारी देता है। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर उसकी विद्वता से प्रभावित होकर जो सुल्तान एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक है उसने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तो किसको किया? इब्न बतूता को। कब? 1333 ईस्वी में। उसका यात्रा वृत्तांत क्या है? रहला। या रहला आपसे पूछ ले क्या है? यात्रा वृत्तांत है। उसके बाद अलबरूनी की बात करें तो महमूद गजनवी के साथ आया था। अलबरूनी ख्वारिज्म या क्यू आधुनिक जो तुर्कमेनिस्तान है उसका रहने वाला था और अरबी में लिखी गई कृति किताब उल हिंद तहकीक हिंद भारत की खोज है। आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। एक विस्तृत धर्म ग्रंथ है। धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान इसके संबंध में 80 अध्यायों में विभाजित है। राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति, इस पर भी सुंदर प्रकाश डाला है। अन्य लेखक की बात करेंगे तो तारानाथ। तारानाथ, त से तारानाथ, त से तिब्बती। इन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर इसकी रचना की है। भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी। मार्को पोलो की बात करें तो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पे आया था और वहीं से इनका विवरण हमको मिलता है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी देखेंगे, ये अगली क्लास में कर लेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन हाँ, अगली क्लास में कर लेंगे। थैंक यू सो मच।